है ना। यूपी का बाकी जो चैप्टर्स है उसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले केस स्टडी पे ही आते हैं। केस स्टडी कुछ कल पढ़े थे, आज भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये भी हो चुका था। चलिए, ये है, ठीक है ना, एक केस स्टडी जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया क्या है कि आप सिविल सेवा की तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग हैं, ठीक, कि कोई ऐसा भी है जो गंभीर नहीं है, सभी लोग गंभीर हैं, ठीक। आप सिविल सेवा की तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थी हैं और आपकी यह इच्छा है कि आप सिविल सेवा में चयनित होकर के देश के विकास में समुचित योगदान दे सके, ठीक है ना। आपकी ये प्रबल इच्छा है। आप 5 भाई और बहन हैं, मतलब भाई बहन मिला करके कितने हैं? 5 है, ठीक। आप 5 भाई और बहन हो। बड़े भाई होने के कारण आप परिवार संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने तथा स्वयं की व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी कारपोरेट कंपनी में जॉब भी करते हैं, ठीक। कारपोरेट कंपनी में जॉब करने और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के मध्य संतुलन के लिए आप अथक प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और आपको उम्मीद है कि आप कारपोरेट कंपनी में जॉब करते हुए सिविल सेवा में चयनित हो जाएंगे। साथ ही आप अपनी जॉब को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी न होने के साथ ही परिवार संबंधित दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। आपकी परीक्षा नजदीक है। आप छुट्टी संबंधी सुविधाओं का उपयोग पूर्ण रूप से कर चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर। इस कारण कंपनी को आपको परीक्षा के लिए छुट्टी नहीं दे रही है, लेकिन इसके कारण आपकी परीक्षा संबंधी तैयारी बाधित हो रही है और आप अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। किंतु आपको कंपनी में कार्य करते रहना भी क्या है? आवश्यक है। उपयुक्त परिस्थितियों में उपलब्ध विकल्पों को बताते हुए अपने द्वारा चयनित किए जाने वाले विकल्प का औचित्य भी करें, ठीक है ना। क्लियर। यहां आजकल के जीवन में जो चीजें चल रही हैं एक विद्यार्थी जीवन में, ठीक है ना, कि सफलता भी हासिल करनी है, परिवार के दायित्वों को भी पूरा करना है और परिवार के दायित्वों को पूरा करना भी हमारी क्या है? एक व्यक्तिगत नैतिकता है, ठीक है ना। क्लियर। पर्सनल इथिक्स में आता है। दूसरी चीज ये है कि हमारी खुद की चाह है कि हम क्या है? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक सिविल सेवक बने और समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करें, ठीक है ना। क्लियर। आप 5 भाई बहन हो, ठीक, उनमें से आप बड़े हो, ठीक। परिवार का दायित्व निभाना भी जरूरी है, जिसके लिए आपने कारपोरेट संस्था में क्या किया है? कार्य करना शुरू कर दिया है। जैसा कि छुट्टियां सीमित मिलती हैं और आपने छुट्टियों का उपभोग भी कर लिया है, ठीक है ना। अब परीक्षा नजदीक है, आप चाह रहे हो कि आपको छुट्टी मिले। आपने कारपोरेट कंपनी में कहा और फाइनली वहां से रिजेक्शन हो गया, ठीक है ना। आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और आपकी परीक्षा तैयारी क्या हो रही है? बाधित हो रही है, ठीक है ना। क्लियर। तो इस तरह इन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपकी तैयारी भी बाधित ना हो, कारपोरेट संस्था में आप काम भी करते रहें, ठीक है ना, परिवार का दायित्व भी संभालते रहें और साथ ही साथ सफलता को भी हासिल करें और देश के लिए भी कुछ करें, ठीक। आपके पास यहाँ क्या है? उक्त परिस्थितियों में 2 पक्ष हैं। एक सिविल सेवा में लक्ष्य और दूसरा क्या? व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताएं,
ठीक है ना, व्यक्तिगत आवश्यकताएं और पारिवारिक आवश्यकताएं। एक तरफ करियर सिविल सेवा में सफलता पर निर्भर करता है, तो दूसरी तरफ मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं पारिवारिक दायित्वों को करने के लिए कारपोरेट कंपनी में जॉब करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना, हम लोग सारे कंडीशंस से क्या है, चिर परिचित हो गए हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा कंडीशन अछूता नहीं रहा जो हम लोग पढ़े ना हो। ठीक है ना, क्लियर, हमको सारे कंडीशंस मालूम है। अब इन परिस्थितियों में आपके सामने क्या विकल्प होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, और उन विकल्पों में विच वन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, कौन अप्रोप्रिएट है, ठीक, और बाकी अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, इनका हम लोग क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है ना, दिया हुआ है कंपनी से त्याग, पहला विकल्प है कंपनी से त्याग पत्र दे दूं, परीक्षा समाप्त होने तक अपनी बचत से पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करूं, परीक्षा समाप्त होने के बाद पुनः जॉब ज्वाइन कर लूं। ठीक है ना, एक विकल्प आपके पास ये है। विकल्प क्या है कि आप कंपनी में त्यागपत्र दे दें, ठीक, और परीक्षा समाप्त होने तक जो आपने अपनी अभी तक सेविंग्स की हैं, कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर चीज खर्च ही नहीं कर दिए होंगे, कुछ आपकी सेविंग्स होंगी। ठीक है ना, आपने सेविंग्स से अपने पारिवारिक दायित्वों को आप क्या करें, पूरा करें, परीक्षा दें अच्छे से और उसके बाद क्या करें, पुनः ज्वाइन कर लें। एक विकल्प ये आपके पास है। दूसरा विकल्प पे आते हैं। दूसरा दिया है कंपनी से त्याग पत्र देने के पश्चात किसी छोटे भाई या बहन को कोई जॉब ज्वाइन करने को कहूं, जिससे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और परीक्षा के पश्चात मैं पुनः पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर सकूं। ठीक, अब यहां क्या है, बात तो वही है, लेकिन यहां थोड़ा सा आप पारिवारिक दायित्व से हटकर किसी परिवार के सदस्य को, अपने 5 भाई बहनों में, ठीक, कहते हो कि आप क्या कर लो, कुछ दिन के लिए जॉब ज्वाइन कर लो और कुछ दिन परिवार के दायित्व को निर्वहन करो। ठीक है ना, क्लियर, और मैं परीक्षा समाप्त होते ही जो है पुनः जो है जॉब ज्वाइन करके परिवार दायित्व को निर्वहित करूंगा। ठीक, तीसरा क्या है, कोई ऐसी जॉब ढूंढने का प्रयास करूं जहां मैं आंशिक यानी पार्ट टाइम, ठीक है ना, क्लियर, काम करते हुए व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। ठीक है ना, साथ ही परीक्षा के लिए पढ़ाई भी कर सकूं। यहां ये कंडीशन भी आपकी क्या हो रही है, बन रही है, 3 कंडीशन। तीसरा विकल्प ये है हमारे पास कि हम उस जॉब को छोड़ करके, जो फुल टाइम हमारा जॉब है, उस फुल टाइम जॉब को छोड़ करके एक पार्ट टाइम जॉब कर लें। जब पार्ट टाइम जॉब आप करेंगे तो आपके पास कुछ समय जो पहले के जॉब में नहीं मिल पा रहा था, इस जॉब में आपको मिल जाएगा, जिससे आप पारिवारिक, व्यक्तिगत और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से क्या कर सकेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास तीसरा विकल्प है। ठीक, और अगला विकल्प ये है कि मैं वर्तमान कंपनी के ही प्रबंधन तंत्र से वार्ता करके, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट सिस्टम है कंपनी का, उससे वार्ता करके परीक्षा के कुछ दिनों पूर्व अवैतनिक अवकाश प्रदान करने के अनुरोध करूं। ठीक है ना, एक सिस्टम होता है अवैतनिक, अवैतनिक बिना वेतन के। ठीक है ना, क्लियर, ऐसी छुट्टी मुझे मिल जाए, ठीक, ऐसा प्रबंधन तंत्र यानी मैनेजमेंट सिस्टम से मैं बात करूं। दूसरा क्या कि साथ ही इस परीक्षा की तैयारी के प्रारंभ से ही समय प्रबंधन पर यानी टाइम मैनेजमेंट, जो कि एक तैयारी का अहम हिस्सा है, ठीक है ना, पर विशेष ध्यान दूंगा, जिससे जॉब तथा अध्ययन में संतुलन बना रहे। ठीक है ना, क्लियर, उपयुक्त विकल्पों में से मेरे द्वारा चौथे विकल्प का चयन किया जाएगा। आपको अगर इन चारों विकल्पों में दिया जाए तो आपके हिसाब से विच वन इज अप्रोप्रिएट, ठीक, आपके भी हिसाब से चौथा ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है ना, 5 भाई बहनों में आप क्या हैं, सबसे बड़े हैं, तो आपका दायित्व भी है और आप दायित्व का उस निर्वहन करते आ भी रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर, कुछ व्यक्तिगत कारणों
और परीक्षा की तैयारी के लिए आप जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ना कोई पार्ट टाइम जॉब आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यही है क्या कि आप उस जॉब को पकड़े रहें, ठीक है ना। और कोई भी तैयारी, ठीक है ना, एक दिन में नहीं होती है, ठीक है ना। इस संस्कृति का पालन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक कहावत है, ठीक, क्या कि माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आवत फल होत, ठीक है ना। एक है ना कि जैसे कि आप इंतजार करिए कि आप ये चाह रहे हो कि तुरंत ही हमें फल प्राप्त हो जाए, तो समय से पहले कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्लियर। धीरे धीरे रे मना, ऐसे है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आवत फल होत। कहा गया है ना, है हर चीज अपने समयबद्ध तरीके से ही होती है, समय पे ही होगा, उससे हर चीज के लिए समय निर्धारित है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने भाई मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सुने होंगे, अन्य भी चीजें सुनी होंगी, तो उसमें यही बताता है क्या कि कोई भी परीक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। उसके लिए प्रॉपर आपको क्या करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, समय प्रबंधन करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप कहीं कार्य शैली में अटैच हो, किसी कार्य से जुड़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी साइड में रखना और अपनी पढ़ाई को भी साथ में रखना, दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी तैयारी सुसंगत होती है ना। वही चीज इस चौथे ऑप्शन में कहा है, लेकिन बाकी विकल्पों में क्या कमियां रह गई हैं, इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर। देखिए पहला विकल्प जो था, पहला विकल्प ये कहा था क्या कि कंपनी से त्यागपत्र दे दूं और परीक्षा समाप्त होने तक अपनी बचत से पारिवारिक आवश्यकताएं क्या करता रहूं, पूरा करता रहूं। इसमें क्या है कि इस विकल्प के द्वारा मैं अपनी परीक्षा को सुचारू रूप से दे सकूंगा समय, ठीक। क्या है, हाँ ये चौथे विकल्प का है, क्योंकि चौथे विकल्प में क्या है जानिए। जैसे दिया है कि इस विकल्प के द्वारा मैं अपनी परीक्षा को सुचारू रूप से समय दे सकूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अवैतनिक अवकाश। भाई अवैतनिक अवकाश यानी आप जब कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो उस समय अवैतनिक, ठीक है ना। क्लियर। इसमें क्या है कि अवैतनिक अवकाश की भरपाई पूर्व की बचत द्वारा की जा सकेगी, ठीक है ना। क्लियर। आपका जॉब भी क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। दूसरा क्या है, साथ ही इस विकल्प के चयन से छोटे भाई या बहन को भी रोजगार के लिए तत्काल प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके छोटे भाई बहन तुरंत जाएंगे मार्केट में और तुरंत उनको जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और तत्काल ही रोजगार मिल जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जब तक कि भाई रोजगार भी आजकल क्या मिलता है, पिछले कार्य अनुभवों के आधार पर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। और फ्रेशर्स को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ठीक है ना। क्लियर। और फिर क्या दिया है कि इस विकल्प के चयन से समय प्रबंधन का गुण विकसित होगा, जो कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए क्या है, अनिवार्य। हमने वही बताया कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। चतुर्थ विकल्प में वर्तमान की परीक्षा की तैयारी की समस्या भी हल हो जाएगी, साथ ही भविष्य की रोजगार की सुरक्षा भी क्या होगी, बनी रहेगी, क्योंकि आपने अवैतनिक तरीके से छुट्टी ली है, ठीक, जिससे व्यक्तिगत जरूरतें और पारिवारिक आवश्यकताएं भी क्या होंगी, पूरी होंगी। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं को धारण करने के कारण आप इन परिस्थितियों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमारा कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प है, ठीक है ना। क्लियर। ना आप इस्तीफा दीजिए, ना आप छोटे भाई बहन को प्रेरित कीजिए कि भाई हम तैयारी कर लें और तुम क्या करो, रोजगार ढूंढो, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या
कि ना आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो, आप जो फुल टाइम जॉब कर रहे हो उसी को करो, लेकिन अवैतनिक तरीके से कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं और तैयारी और कार्य दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए अपने कार्य को क्या करें, अंजाम दें। ठीक है ना, क्लियर। तो ये तरीका है। आगे आइए, अगला दिया हुआ है, आपकी नियुक्ति ऐसे जिले में है, जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में होती है जहां आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामले दिखाई देते हैं। इसके कारण कामकाजी महिलाओं को सदैव किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ठीक है ना, आपका मतलब पुलिस अधीक्षक के रूप में किसी ऐसे जिले में होता है जहां यौन उत्पीड़न, ठीक है ना, तथा छेड़खानी के मामले अधिकतर दिखाई देते हैं। ठीक, महिलाओं को सदैव क्या होता है, अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पुलिस अधीक्षक होने के नाते आपके जिले में ऐसे कृत्य कानून व्यवस्था के प्रभावी संचालन को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो कृत्य हो रहे हैं, ठीक है ना, महिलाओं के विरुद्ध, वो जो हैं आपके कानून व्यवस्था के लचर तरीके को दर्शाता है। ठीक है ना, क्लियर। या प्रभावी संचालन को नहीं दर्शाता है कि बहुत प्रभावशाली आपकी व्यवस्था है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ के बढ़ते हुए मुद्दे किसी भी समाज में नैतिकता का हरास करते हैं। ठीक है ना, आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और जिस जिले में भी आपकी नियुक्ति होती है वहां पर आप इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हैं। ठीक, वहां पर आप इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हैं। जिले में इन अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न कार्रवाइयां और गिरफ्तारी की गई है। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपी बच जाते हैं। इन परिस्थितियों में आपके अधीनस्थ अधिकारी समाज द्वारा मौके पर त्वरित न्याय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आखिरी 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, उसे ध्यान से पढ़ लीजिए कि जिले में इन अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां की गई हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि पुलिस जो है कार्रवाई के तरफ क्या है, उसका झुकाव है, कर भी रही है। ठीक है ना, लेकिन क्या कहा गया है, पर्याप्त सबूतों के अभाव में। ठीक, जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें पर्याप्त सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है ना, उनके अभाव में आरोपी क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपके अधीनस्थ अधिकारी समाज द्वारा मौके पर त्वरित न्याय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हैं। त्वरित न्याय का मतलब क्या, कि तुरंत ही न्याय कर दिया जाए। ठीक है ना, जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, मतलब छोटे जो आपके अंडर में अधिकारी हैं, उनका ये मानना है। ठीक, अब आपका दिया हुआ है, इस प्रकार की स्थितियों में त्वरित न्याय से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। भाई, क्या त्वरित न्याय करना नैतिकतापूर्ण है? ठीक, पहला ये मुद्दा। दूसरा ये कि महिलाओं को की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के तौर में आप कौन कौन से दीर्घकालिक कदम उठाओगे ताकि उनकी सुरक्षा काफी दिन तक क्या रहे, बनी रहे। ठीक है ना, क्लियर। आइए देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है, कामकाजी महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार वर्तमान समाज का कटु यथार्थ है, यानी सत्य है। ठीक है ना, क्लियर। तथा हाल के मी टू मूवमेंट ने इस यथार्थ को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। मी टू मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो अभी आपका 3-4 साल पहले की बात है कि मी टू अभियान के तहत कुछ महिलाओं ने जो है अपने साथ हुए, ठीक है ना, किसी भी उत्पीड़न के बारे में बाद में अभिव्यक्ति किया। ठीक है ना, अभिव्यक्त मतलब कोई भी जो चीज थी उसको बताया। ठीक है ना, क्लियर, खुलेआम बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये अभियान क्या था,
ये अभियान मी टू अभियान था। ठीक, इस यथार्थ को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। एक को देख करके दूसरे ने, दूसरे को देख करके तीसरे ने, और फिर सभी ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति की। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है कि किसी भी समाज में महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार ने न केवल कानून व्यवस्था की कमी दर्शाया, बल्कि सामाजिक नैतिकता के अधोपतन को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारा क्या है कि जिस मतलब समाज में हम रह रहे हैं और महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो कानून व्यवस्था की कमी तो दर्शा ही रहे हैं, साथ ही सामाजिक पतन को भी क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक, उपरोक्त समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रक्रिया में कभी कभी त्वरित न्याय समाज द्वारा अपनाया जाने लगता है, किंतु त्वरित न्याय की बढ़ती स्वीकार्यता निम्न नैतिक मुद्दों को उत्पन्न करती है। ठीक है ना, यह नैतिकतापूर्ण कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कौन कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई। ठीक है ना, क्लियर। जैसे त्वरित न्याय कानूनी नैतिकता का क्या है, उल्लंघन माना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है ना, त्वरित न्याय। ठीक, कि ये जो है विधिक नैतिकता का क्या, उल्लंघन माना जाता है, मतलब कानूनी रूप से कहीं से भी ये सही नहीं है, क्योंकि कानून द्वारा दोषी को सजा देने की एक निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई है। पहले उन्हें पकड़ा जाए, उन पर केस चले। ठीक है ना, वो अपने पक्ष विपक्ष सब रख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही जाकर के सब सुनवाई के बाद और सबूतों के आधार पर क्या होगा, उनको दंड मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब इतनी प्रक्रिया होनी चाहिए, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये विधिक कार्रवाई है। और जो त्वरित न्याय है वो क्या है, उल्लंघन है, वो विधिक नैतिकता का उल्लंघन है, लॉ एथिक्स का क्या है, उल्लंघन है। त्वरित न्याय आरोपित व्यक्ति के निर्दोष होने की स्थिति में उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है ना, मान लीजिए कि क्या है कि जैसे आपने देखा कि भीड़ में कोई गलत व्यवहार हुआ। ठीक, क्लियर। भीड़ में कोई आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति क्या हो, दोषी हो, और ऐसा व्यक्ति भी जो पकड़ा जाए जो दोषी ना हो और उस पर त्वरित न्याय हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके मूल अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज कहा है कि त्वरित न्याय आरोपित व्यक्ति के निर्दोष होने की स्थिति में, ठीक है ना, जब वो निर्दोष हो तो उस समय मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही न्यायिक गलतियों, ठीक है ना, न्यायिक गलतियां में सुधार की संभावना को क्या कर देता है, नगण्य कर देगा। मूल्य की उपेक्षा करता है, जो आपकी इथिकल वैल्यूज हैं उनकी क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। त्वरित न्याय भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग, अभी हम लोग कुछ दिनों पहले मॉब लिंचिंग पढ़े भी हैं। ठीक है ना, नैतिकता का मुद्दा था। त्वरित न्याय भीड़ हिंसा जैसी गतिविधियों को प्रेरित कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर। जो समाज का मूल्यात्मक पतन प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, अब मॉब लिंचिंग जहां होगा तो उस जगह क्या हो सकता है भाई, कहीं से भी आप न्याय की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो समाज का मूल्यात्मक पतन प्रदर्शित करता है, एक पूरा समाज अपराधी की तरह व्यवहार करने लगता है, जो सामाजिक नैतिकता में कमी का संकेत है। ठीक भाई, जो मतलब आप समझिए कि जो समाज, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक, एक कुख्यात है और एक प्रख्यात है। आप अंतर समझ रहे होंगे कि कुख्यात कौन होता है और प्रख्यात कौन होता है। ठीक है ना, क्लियर। समाज के तौर पे दोनों के गुणों से लोग चिर परिचित हैं। ठीक है ना, कुख्यात से भी और प्रख्यात से भी। मान लीजिए कि कुछ ऐसा दौर आए कि दोनों उसी रास्ते से जा रहे हैं। ठीक, और कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है। ठीक, और उसमें कुख्यात बच जाता है और प्रख्यात चपेट में आ जाए, तो आप खुद सोचिए
कि समाज में क्या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामान्य नहीं होंगी, जिसके बारे में लोग अच्छा जानते थे, ठीक, और ये भी जानते थे कि भाई वो किसी भी सूरत में गलत कार्य नहीं कर सकता है, कितना भी आप कंडीशन वो हो जाए, एडवर्स कंडीशंस आ जाएं, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, क्लियर? मतलब समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशन थी कि उसके नाम की कस्में लोग खा लें। ऐसा भी होता है, कुछ लोग छवि अपनी बना के रखते हैं तभी तो प्रख्यात होते हैं, और कुछ लोग ऐसी छवि रावण वाली बना के रखते हैं कि क्या हो जाते हैं, कुख्यात हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? भाई समाज में दोनों हैं, राम भी है और रावण भी है। एक हमारा क्या है, प्रख्यात है, एक हमारा कुख्यात है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो समाज क्या होगा, उग्र होगा, और उस उग्र में जो है क्या हो की संभावना बढ़ जाएगी, स्थिति बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही क्या है कि समाज में मूल्यांक ऐसी जैसी गतिविधियों को क्या करता है, ये प्रेरित करेगा, और फाइनली समाज का मूल्यात्मक क्या हो गया, पतन हो जाएगा। ऐसी घटनाएं प्रॉपर होती रहेंगी। ठीक, क्लियर? एक पूरा समाज अपराधी की तरह व्यवहार करने लगता है, जो सामाजिक नैतिकता के कमी का संदेश देता है। इस प्रकार त्वरित न्याय का सुझाव गांधी जी के नैतिक चिंतन, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है ना, क्लियर? हमारी कानून प्रक्रिया के मूल ध्येय की 100 अपराधी भले छूट जाएं किंतु कोई निर्दोष सजा न पाए के विरुद्ध है। ठीक है ना, दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। पहला क्या है कि त्वरित न्याय का सुझाव गांधी जी के नैतिक चिंतन, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है ना भाई, जो उसने पाप किया है, ठीक, उससे आपको वो करना है, सरोकार होना चाहिए। ठीक है ना कि उसके खुद से, व्यक्तिगत उससे। ठीक, क्लियर? दूसरा क्या दिया हुआ है कि हमारी कानून व्यवस्था जो करती है, जिस पर चलती है, वो क्या है, 100 अपराधी भले छूट जाएं किंतु कोई निर्दोष सजा न पाए। मतलब जो भी चीजें हैं, जांच पड़ताल, सबूत सब चीज होने के बाद ही कोई फैसला क्या किया जाता है, सुनाया जाता है, ऐसे नहीं कर दिया जाता है। मतलब आप जितने भी वो हैं दोषी छूट जाएं, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन निर्दोष जो है वो गलती के लिए सजा न पाए। ठीक, ऐसा होता है। तो इस तरह त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सामने नैतिक संकट उत्पन्न करती है। ये दो लाइन तो जरूर लिखिएगा। क्या? गांधी जी का नैतिक चिंतन, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। दूसरा क्या कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष, ठीक है ना, सजा न पाए। ठीक, अब आ जाइए, पुलिस अधीक्षक के तौर पर महिला सुरक्षा मेरा न केवल पदीय कर्तव्य है बल्कि नागरिक दायित्व भी है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। इसके लिए मैं पेट्रोलिंग, नियमित मॉनिटरिंग, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी तात्कालिक समाधान प्रक्रिया को सशक्त करने के साथ साथ कुछ दीर्घकालिक कदम भी उठाऊंगा जो निम्नलिखित है। मतलब ये रेगुलर की प्रक्रियाएं हैं, आपने देखा भी होगा कि इससे क्या होता है कि जो अगर आप नियमित रूप से पेट्रोलिंग कराते हैं, पेट्रोलिंग आपने देखा होगा, पेट्रोलिंग का मतलब समझते हैं, जैसे पुलिस का एक दल जो है डेली जो है मार्च करता है शहर में, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज पेट्रोलिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं। पैदल मार्च करता है ना, पूरा यहां से वहां तक साथ में ग्रुप बना करके। ठीक है ना, ये मार्च हुआ, और समय समय पे क्या करते हैं कि किसी भी संदिग्ध क्षेत्र में पुलिस द्वारा क्या की जाएगी, निगरानी की जाएगी। ठीक है ना, पुलिस कभी बाइक से तो कभी अपनी गाड़ी से आना जाना प्रॉपर वे में एक राउंड मार ही दें 6 घंटे पे, मान लीजिए। ठीक है ना, कितना समय लग रहा है। ठीक, फिर पता चला 12 घंटे पे, 10 घंटे पे, बार बार रिपीटिशन हो जाए तो दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, पेट्रोलिंग। ये पेट्रोलिंग आ गई। ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है, लोगों में
डर व्याप्त हो रहा है, अरे पुलिस तो आती जाती रहती है भाई यहाँ, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा मुद्दा हुआ तो पता चला पकड़े गए तो बहुत ठीक, तो चीजें ये हो जाती हैं। दूसरा क्या, नियमित मॉनिटरिंग, भाई मॉनिटरिंग होती रहती है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग के लिए आजकल क्या बाजारों में लग गया है, सीसीटीवी और भी तमाम चीजें, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी तात्कालिक समाधान प्रक्रिया को सशक्त करने के साथ दीर्घकालिक कदम क्या हो सकते हैं, ठीक। दीर्घकालिक कदम, ये तो तात्कालिक था, अल्पकालिक। अब क्या है दीर्घकालिक, देख ले। महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों को पूरी संवेदनशीलता से संभालने के लिए पुलिस विभाग में कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स हो, ट्रेनिंग्स हो, प्रशिक्षण का प्रबंध करूंगा, जिससे पीड़ितों को न्याय और दोषियों को कानून के माध्यम से क्या हो सके, सजा मिल सके। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाए कि ऐसा है कि किस किस तरीके से पेट्रोलिंग करनी है, ठीक है ना। ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां महिला असुरक्षा हो, ठीक है ना। उन जगहों पे बार बार आना जाना, आवाजाही लगी रहे, ठीक है ना। सतर्कता की जाए, निगरानी रखी जाए, ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं, उसकी प्रॉपर निगरानी की जाए, सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो, और ये कहाँ सिखाए जाते हैं, विशेष कार्यशालाओं में, ठीक है ना। विशेष कार्यशालाओं में ये आपको सिखाए जाते हैं। आगे आइए, छेड़छाड़ के अति संवेदनशील स्थानों की पहचान, देखिए वही चीज आई, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे, अति संवेदनशील स्थानों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, ठीक है ना। और उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दूंगा। इससे छेड़खानी की घटनाओं पर क्या लगेगा, नियंत्रण लगेगा। त्वरित सहायता हेतु 24x7 24x7 निःशुल्क महिला हेल्पलाइन का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करूंगा। कहीं भी ऐसा लगता है, आजकल तो पैनिक बटन्स लगने लगे हैं, ठीक है ना। बसेज वसेज में और अन्य चीजों में पैनिक बटन्स होने लगे हैं कि मतलब कोई भी बात हो तो तुरंत वो बटन दबाए और तुरंत लोग क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब क्या कि ये महिला सुरक्षा से है। कुछ हमने क्या कर दिया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया कि तुरंत कॉलिंग पे तुरंत सुनवाई हो, उस चीज की तत्काल सुनवाई हो, ठीक है ना। ये भी एक दीर्घकालिक प्रक्रिया में आएगा। फिर दिया है, जिले के महिलाओं से संबंध सभी कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों जैसे विशाखा गाइडलाइन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करूंगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे किसके लिए, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में कौन सा एप्लीकेशन था, प्रगति एप्लीकेशन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिटीजन चार्टर के लिए प्रगति एप्लीकेशन, इसी तरह महिला सुरक्षा से लिए विशाखा गाइडलाइन है, ठीक है ना। और ये किसके निर्देशों पर है, कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो महिला सुरक्षा से ये अलग से मेंस में भी आप लिख सकते हैं, अलग मैटर में तो जोड़ेंगे ही, लेकिन अलग से भी क्या किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक अभिवृत्ति के सतत विकास हेतु स्कूलों में बच्चों के बीच विशेष कार्यशालाओं का आयोजन कराने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है ना। भाई बच्चों के बीच में भी क्या होना चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए, मतलब सकारात्मक एटीट्यूड एक उत्पन्न हो, ठीक है ना, क्रिएट हो। इसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चों में कार्यशाला, ठीक है ना, महिलाओं के सुरक्षा के प्रति कार्यशाला का उद्घाटन वो करना चाहिए, बार बार वर्कशॉप करवाने चाहिए। आपने कहा क्या कि सकारात्मक एटीट्यूड, एटीट्यूड में क्या क्या आएगा, पहला तो जानकारी दी जाएगी, संज्ञानात्मक। दूसरा क्या, इमोशनल, ठीक है ना, भावनात्मक। वो भावनात्मक रूप से इस संवेदनशील मुद्दों से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तीसरा क्या है, व्यवहारात्मक, बिहेवियरल, ठीक है ना, वो उनके व्यवहार में महिला के प्रति सम्मान की भावना क्या होगी, जागृत होगी और महिलाओं का सम्मान करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये एक एटीट्यूड है, तीनों ओर से क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इस प्रकार
सामाजिक नैतिकता के संवर्धन, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से महिला सुरक्षा को दीर्घकालिक स्तर पर सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिए। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है, राघवेंद्र एक होनहार और कुशल छात्र है। कोई हमारी कक्षा में राघवेंद्र तो नहीं है ना? ठीक, अच्छा। राघवेंद्र एक होनहार और कुशल छात्र हैं, ठीक, जो राज्य के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में आपके साथ ही पढ़ता है। ठीक, कुछ ही समय में आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। ठीक, राघवेंद्र के माता पिता अत्यधिक क्या हैं? गरीब हैं। ठीक, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से राघवेंद्र को पढ़ाया है। ठीक, आप उसके साथ उसकी बहन की शादी में भाग लेने के लिए उसके गांव जाती हैं। ठीक है ना, क्लियर। फिर से एक बार आ जाइए। मेडिकल कॉलेज में आप ही के साथ पढ़ता है राघवेंद्र, राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल, कुछ ही समय में आपसे उसकी दोस्ती हो जाती है। राघवेंद्र के माता पिता अत्यधिक गरीब हैं और उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से राघवेंद्र को पढ़ाया है। आप उसके साथ उसकी बहन की शादी में भाग लेने के लिए उसके गांव जाती हैं, मतलब महिला मित्र है। ठीक है ना, क्लियर। गांव पहुंचकर आपको पता चलता है कि उसकी बहन की आयु विवाह के योग्य नहीं है, जो कानूनन क्या है? सुसंगत है। ठीक, सुसंगत नहीं है। राघवेंद्र के माता पिता ने बाद में दहेज देने से बचने के लिए, ठीक, तथा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ठीक है ना, राघवेंद्र की बहन, ठीक, क्लियर, राघवेंद्र की बहन का विवाह करना उचित समझा। अगर राघवेंद्र की बहन की शादी और अधिक उम्र में की जाती है तो उसके माता पिता को अत्यधिक दहेज देना पड़ता। ठीक है ना भाई, कंडीशनल है। ठीक, जब आप राघवेंद्र से इस संबंध में वार्तालाप करती हैं तो स्वयं को विवश पाता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। आगे आते हैं कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इससे राघवेंद्र की बहन का शोषण होने के साथ ही मानवाधिकारों का भी क्या है? उल्लंघन होता है। अगर आप इसकी शिकायत पुलिस में करेंगी तो राघवेंद्र के घर वालों की संपूर्ण समाज में बदनामी होगी। ठीक, और राघवेंद्र पर गहरा मानसिक आघात होगा। ठीक, आप धर्म संकट में हैं। उपयुक्त प्रकरण में नैतिक मुद्दे उपस्थित हैं। आपके समक्ष कौन से विकल्प मौजूद हैं? प्रत्येक विकल्प के गुण दोष का बताते हुए आप कौन से विकल्प का चुनाव करेंगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर से मुद्दे को समझ लेते हैं। एक छात्र है मेडिकल का, ठीक है ना, प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है। ठीक, आप उसकी महिला मित्र हैं। ठीक है ना, आप जो है उसके साथ जैसे घनिष्ठता है, आप उसके बहन की शादी में उसके घर जाती हैं। आपको पता चलता है कि उसकी बहन जो है वो कम उम्र में ही क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या? कम उम्र में विवाह का कारण ये है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अगर वो लोग इस समय नहीं करेंगे, ठीक, तो आगे दहेज उनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना। इस कंडीशन को लेकर के राघवेंद्र भी क्या है? विवश है। ठीक है ना। ऐसा करना, ठीक है ना, कई नैतिक मुद्दों को क्या करता है? जन्म देता है। ठीक है ना। आप उस जगह पे हैं, ठीक है ना, और उस कंडीशन को समझ रही हैं। ठीक है ना। क्या समझ रही हैं? कि उसका यहां जो है शोषण प्लस मानवाधिकार उल्लंघन भी हो रहा है। ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए और नैतिकता के ये क्या है? विरुद्ध है। ठीक है ना। अगर उस जगह आप हैं, आपको एक सुझाव आता है कि भाई आप पुलिस में करें, लेकिन आप वहां दुविधा में हैं कि अगर पुलिस को हम सूचित करेंगे तो राघवेंद्र, ठीक है ना, उसके मानसिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसके परिवार की क्या होगी? बदनामी होगी। ठीक है ना। ऐसा करना उचित
नहीं है। अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, ऐसा हमेशा समाज में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है ना। चलिए आप ही बताओ भाई, क्या आप करोगी? हाँ बताइए। इतने केस स्टडीज हम लोग पढ़े हैं, कुछ तो अब आइडिया आ ही रहा होगा कि क्या क्या करना चाहिए, बताइए। हैं? उनके माता पिता को। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं तो कंप्लेन कर देंगे। चलिए आप बताइए भाई। हाँ। हाँ। अच्छा, मतलब यही कि उनको देखिए विकल्प बताना है। आप तो उन्हीं का विकल्प दोहराई, कुछ एक्स्ट्रा बताइए। यहां तो 3-4 विकल्प आपको सुझाने हैं। देखिए केस स्टडी 2 दिन आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ा होगा, उसमें एक चीज तो आप देखे होंगे कि किसी मुद्दे को पहले हमको क्या करना है, समझना है। फिर उस मुद्दे में 3-4 विकल्प हमको क्या करने हैं, खोजने हैं, ठीक। और उन 3-4 विकल्पों में विच वन इज अप्रोप्रिएट विकल्प, उसको हमको क्या करना है, लिखना है। और क्यों वो अप्रोप्रिएट है वो लिखना है, प्लस बाकी 3 जो नहीं है वो क्यों नहीं है, क्यों आपने चुना नहीं, कर सकते थे आप लेकिन आपने वो नहीं चुना, उसमें क्या कमियां हैं, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है। तो अभी तो हमारे पास एक ही विकल्प आया क्या, कि इन्होंने बताया क्या कि हम पहले राघवेंद्र से बात करेंगे, राघवेंद्र से बात करने के बाद, ठीक है ना, उनके माँ बाप को भी समझाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं करते हैं तो पुलिस के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। एक विकल्प ये हो गया। चलिए दूसरा बताइए, आप बताइए साहब। सोचिए, बेखौफ बोलिए, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक केस स्टडी का मतलब क्या रहा। हाँ। प्रयास करें कि हाँ वो शादी ना हो, तो केवल ये नहीं कि हम पुलिस को ना हो, हाँ, और भी चीज मान लीजिए क्या लड़के से लड़के की तरफ से जाके बात कर लेंगे, भाई देखो लड़की छोटी है शादी ना करो, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो हम कह रहे हैं। चलिए ये भी एक मुद्दा हो गया, ये भी आप किए, ठीक। हाँ। 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 हर पक्ष उसका सोचिए, पक्ष ये भी कहा है कि देर होने से उनको ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी एक पक्ष है। हाँ चलिए, मतलब दहेज देना अनिवार्य है, हैं? वो चीज सामाजिक है, आप सामाजिक चीजों को कितना देर छोड़ सकते हैं। चलिए तुम बताओ भाई, डॉक्टर साहब तुम बताओ। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ उसके बारे में अवेयर करें, ठीक है ना, उसके मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में बतावे, सारी चीजें, ठीक है ना। ये सब मुद्दे होने चाहिए। देखिए ये 3-4 विकल्प अपने आप सोचिए, अगर हाथ पांव मारिए गलत ही होगा ना, ठीक, टैली कीजिए फिर क्या हो सकता है और फिर अप्रोप्रिएट ले जाइए, आता सबको है। हमें ये भी नहीं करना है कि पुलिस के पास जाना है, पुलिस के पास नहीं जाना है भाई, कहीं जाएंगे पुलिस के पास तुरंत ही,
जब माँ बाप इनकार कर दे तब ना जाएंगे, ठीक है ना। अंत में क्या होगा, माँ बाप को समझाना ही होगा। जैसे कल का मुद्दा था कि एक लड़का था, वो जो है जनरल कैटेगरी का है, उसके माँ बाप ने क्या किया है, उसको बहुत पढ़ाया लिखाया है, ठीक है ना। वहीं वो एक पढ़ने के बाद समाज सेवा में जो है, ठीक है ना, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए क्या चला रहा है, आश्रम चला रहा है, उनके लिए समाज में उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अब पिताजी को क्या हो जाता है कि पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, वो शहर लाना चाहता है। अगर लाना चाहेगा तो पिताजी रूढ़िवादी विचारों के हैं, बदलना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। अब उनको अगर पता चलता है कि हम मतलब वो जाति पाति मानते हैं, जात पात, और अगर हम इस तरह पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तैयार नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अंततोगत्वा विचार क्या आता है कि समझाना ही औचित्य है, ठीक है ना, क्लियर। समझाना ही ऐसे मुद्दों में क्या है, औचित्य है। आप डायरेक्ट ही एक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसे त्वरित न्याय वाला आया, यहां क्या हो जाएगा कि आपने तुरंत फैसला लिया, पुलिस में गए, चलो वो जेल में करवाओ, वो जेल के डर से लो भाई समाज में बदनाम भी तो हो गए हैं, तो फिर आपकी मित्रता काहे की रहेगी कि आप जाकर के अपने मित्र में आग लगा दिए घर में। वो बेचारा इनवाइट किया था, हैं, आप पता चली गई थी लॉयर बनने, आप गई उसका घर ही उजाड़ करके चली आई, तो मानसिक आघात उसको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो, ठीक। तो आइए देख लेते हैं मुद्दा क्या है, ठीक है ना, क्या क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं। देखिए, उपयुक्त केस स्टडी में बाल विवाह तथा दहेज के अंतर संबंध को क्या किया गया है, दिखाया गया है। कम उम्र में शादी, ठीक है ना, शोषण और उसके मानवाधिकार उल्लंघन को दर्शाता है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा, दहेज प्रथा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग ज्यादा समय तक रुक रहे हैं तो दहेज देना पड़ेगा, ऐसे हमारे समाज की विडंबना है, ठीक है ना। मतलब कम उम्र में शादी अगर कर रहे हैं तो कम दहेज देना पड़ रहा है, और ज्यादा उम्र में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे समाज में कुछ रीति रिवाज बन गए हैं, ठीक। आगे आते हैं, दोनों सामाजिक बुराइयों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये सामाजिक बुराइयां हमारे समाज सांस्कृतिक परंपरागत दृष्टिकोण से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनके सामने कभी कभी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तथा इनके लिए कानूनी प्रावधान भी क्या है, अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि इन परिस्थितियों में उपर्युक्त प्रकरण में निम्न नैतिक मुद्दे विद्यमान हैं। नैतिकता कहां कहां होनी चाहिए, जानिए। बाल अधिकारों, भाई आप क्या कर रहे हो कि कम उम्र में शादी कर रहे हो तो उसके अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, पहली चीज, ठीक है ना। जो उसके खेलने कूदने की उम्र थी, जो उसके शिक्षा ग्रहण करने की उम्र थी, जो उससे समाज से कुछ सीखने की उम्र थी, आप क्या कर रहे हो कि विवाह कर दे रहे हो। तो बाल अधिकारों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण और विकास के अवसरों की क्या कर दे रहे हो, आप उपेक्षा कर दे रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, लैंगिक समानता के मूल्य पर भी उल्लंघन है, ठीक है ना। यहां क्या है कि बालकों को अत्यधिक मौका दिया जाता है पढ़ने का, और लड़की है तो चलो भैया विवाह करो, अपनी जिम्मेदारी से क्या हो जाइए, मुक्त हो जाइए, ठीक है ना। मतलब लड़की हो गई तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी केवल एक है, क्या, विवाह करिए और विदा कर दीजिए, क्योंकि संस्कृति हमारी क्या बनी है कि बेटियां पराया धन है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज। दूसरा ये क्या, कानूनी नैतिकता का उल्लंघन। भाई कानूनी नैतिकता है, आज जहां इन प्रथाओं पे रोक लग रहा है, आप वो करके उसका भी क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, क्या, दहेज और बाल विवाह का कानून में उल्लंघन। आगे क्या है, गरीबी की उपस्थिति तथा दहेज की बुराई ने सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, ठीक है ना। मतलब क्या, भाई गरीबी है तो आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, और
अगर दहेज दे रहे हैं तो सामाजिक रूप से भी क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। यानी समाज के मूल्यों पर हम नहीं चल रहे हैं, जो एक मूल्य अलग से होते हैं। ठीक, आगे आइए। नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में, व्यक्तिगत संबंध तथा सामाजिक दायित्व में सामंजस्य स्थापित करने का नैतिक संकट क्या है, यहां विद्यमान है। अब देखिए, इन परिस्थितियों में मेरे सामने क्या क्या विकल्प मौजूद हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। ठीक है ना, पहला, मैं बाल विवाह को होने दूं और विवाह में शामिल होने के बाद वापस लौट जाऊं। हमने क्या कहा कि कोई भी विकल्प आप 3-4 अपने मन से बनाइए, बनाना पड़ेगा, ये केस स्टडी है। ठीक है ना, जैसे आप क्या करते हो कि कोई भी आपको, मान लीजिए आप, ये कैसे आप करोगे, जैसे आप जाते हो, आपको बना कह दिया गया कि भाई इस पेज से 5 क्वेश्चन बना दो तुम, और 5 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, वैकल्पिक बनाने हैं। क्या बनाना है, वैकल्पिक बनाना है। तो आपके सामने उत्तर तो दिया हुआ है, आपको उत्तर पता है कि उत्तर यही है, तो एक को तो सही उत्तर देंगे, बाकी 3 गलत भी तो देने रहते हैं। तो उसी तरीके से एक विकल्प जो आप सही दे रहे हो वो प्लस 3 विकल्प ऐसे दे दीजिए जो विकल्प क्या हैं, गलत होंगे, और उनके कुछ कारण भी हैं कि क्यों ये गलत है, वो आप दे दीजिए। तो आपका पूरा केस स्टडी क्या हो जाता है, एक अच्छा केस स्टडी बन जाता है। भाई सब चीज देना पड़ेगा, सबके विचार अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो उन सब के विचारों को आप समझिए। ठीक है ना, पहला क्या, कई लोग ऐसे भी समाज में कहते हैं, अरे छोड़ो हमसे क्या मतलब है। और आजकल के परिवेश में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इससे मतलब नहीं रखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब इससे रखते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है क्या, कि लिफाफा देना, ठीक है ना, 2-4 पूड़ी खाना, और फिर उसके बाद घर को गंतव्य हो लेना, यही ना। बाकी कौन इस लफड़े में पड़ रहा है भाई। तो ये भी एक विकल्प है। क्या विकल्प, विकल्प ये है कि मैं बाल विवाह को होने दूं और विवाह में शामिल होने के बाद क्या हो, वापस लौट जाऊं। ठीक, दूसरा ये, दूसरा क्या है, मैं बाल विवाह की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन पे करूं और बाल विवाह को रोकने का प्रयास करूं। इनका एक मुद्दा, ठीक, हालांकि इनमें एक मुद्दा था क्या, कि पहले समझाऊं और न समझें तो हम जा रहे हैं, रोक रहे हो कि नहीं, हम चलें। ठीक, इससे भाई यहां असर पड़ेगा, कैसे को ले आ दिए हो भाई। ठीक, चलिए आगे आइए। हैं, अपने आए साथ में मुसीबत भी लाए। ठीक, तीसरा आइए राघवेंद्र मित्र, ठीक है ना, क्लियर। मैं राघवेंद्र यानी मित्र के परिवार तथा राघवेंद्र से बाल विवाह को रोकने के संदर्भ में वार्ता करूं, ये भी इनका सही था। ठीक है ना, क्लियर। साथ ही परिवार की अभिवृत्ति को परिवर्तित करने का क्या करूं, प्रयास। अभिवृत्ति में 3 चीजें आ जाती हैं, बार बार मैं बोलता हूं 3 चीजें, कि पहले उसकी जानकारी जो है, उनकी जानकारी में परिवर्तन करें, जो उनका नॉलेज उस क्षेत्र में है। क्या नॉलेज के टर्म में आप आए, पहला, अगर नॉलेज के टर्म में हम लोग देखें, संज्ञानात्मक पक्ष देखें, तो संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, कि उन लोगों को यह पता है कि भैया बेटी पराया धन है, आ गई है भगवान की इस कृपा से, तो जल्दी से शादी करो और निपटाओ, ये उनकी जानकारी है। और ज्यादा लेट करेंगे तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। इसको इस स्तर पे जानकारी कब क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन जागरूकता से होगा। जो आपने मुद्दा बताया क्या, कि समाज में, ठीक, आज सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बेटियों के विकास, ठीक है ना, उनके संवर्धन, ठीक है ना, और समाज में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है ना,
आज बेटियां जो हैं, ठीक है ना, वो मतलब अबला नहीं रह गई हैं, क्या है, सशक्त हो रही हैं, ठीक है ना, क्लियर, समाज का प्रतिबिंब बन रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। कहा गया है, जैसे आप लोग निबंध लिखते हो तो उसमें मैंने पढ़ा था कि एक लाइन थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा लाइन, क्या, कि पुत्र जो होते हैं, ठीक है ना, वो भाग्य से होते हैं और बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से होती हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण को उनको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और वो सौभाग्य क्यों है, ठीक है ना, उस सौभाग्य की जानकारी भी उनको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें हैं, ठीक। आगे आइए, दूसरा क्या है, भावनात्मक पक्ष है, ठीक। भावनात्मक पक्ष ये रखना चाहिए कि बेटी जो आपके साथ इतने दिन रही, आपके गृह कार्यों में मदद की, आप इसी तरह से उसको विवाहित कर दोगे, ठीक है ना, उसको पढ़ाओ लिखाओ, समाज में सशक्त बनाओ, ठीक, तब जाकर के उसका विवाह करो, तो ऐसी कंडीशन में शायद दहेज भी आपको न देना पड़े, ठीक है ना, लोग हो सके दहेज लेके खड़े हो, ठीक है ना, ऐसा सशक्त बना लो। आज महिलाओं की ऐसी भी कंडीशन है कि नहीं है, ठीक। आगे आइए, तीसरा कंडीशन क्या होता है, व्यवहारात्मक पक्ष, व्यवहार में, ठीक है ना, उसको इस प्रक्रिया को, इन चीजों को व्यवहार में लाएं, समाज को भी वो क्या करें, बताएं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बिहेवियरल हो गया। तो मतलब यहां क्या है कि वही दिया हुआ है कि परिवार की अभिवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास, अभिवृत्ति 3 तरह से प्रयास होने चाहिए, अभिवृत्ति का मतलब, ठीक। इस विवाह के लिए विद्यमान कानूनी विधानों तथा दंड से उन्हें परिचय करवाऊंगी, ठीक है ना, यह भी हो सकता है। आप डायरेक्ट ना जाएं, लेकिन आप क्या करें, उनको थोड़ा सा डराएं कि अंकल जी, आंटी जी, अगर आप ऐसा करते हैं और किसी ने सेंक दिया, ठीक, तो आपको इतने वर्ष का कठोर कारावास और इतना रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। और दूसरा क्या, समाज में आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कार्य ही ना कीजिए जो कानूनी रूप से क्या हो, गलत हो, ठीक है ना। आप कानूनी रूप से भी गलत कर रहे हैं और अपनी बेटी के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, ठीक है ना, दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, बाल प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये डर उनके में बैठाया जाए, ना कि उनको धमकी दे दी जाए, अब जा रहे हैं, अब मैं चला कहां, जेल, सीधे आपको कराने, ठीक, उनको कराने, ठीक। हाँ, आगे आइए, इससे संबंध अच्छे बने रहेंगे और उसके परिवार की क्या होगी, बदनामी नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर। किंतु इस विकल्प का दोष यह है कि इससे बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। एक स्त्री होकर मेरे द्वारा महिला एवं बाल अधिकारों की क्या होगी, उपेक्षा होगी। जाहिर सी बात है, इसीलिए यहां क्या रखा गया, महिला मित्र रखा गया है, और महिला के साथ हो रहे दुर्व्यवहार जो सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध है, ठीक है ना, उसके बारे में संज्ञान दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां इसीलिए ये चीजें हैं। आगे आइए, द्वितीय विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है कि द्वितीय विकल्प का गुण यह है कि इसे तात्कालिक तौर पर बाल विवाह रोक सकूंगी, किंतु मतलब आप वहां चली गई पुलिस के पास, ठीक है ना, तो इसका दोष यह है कि इससे मित्र के साथ संबंध खराब होंगे और उसके परिवार की क्या होगी, बदनामी होगी। साथ ही यह विकल्प एक सामाजिक बुराई का अस्थायी समाधान भी नहीं है कि सीधे हम लोग कहां चले गए, जेल चले गए, मतलब पुलिस के पास चले गए। आगे आइए, मैं तृतीय विकल्प चयन करूंगी, क्यों, क्योंकि इससे सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज का अस्थायी समाधान हो सकेगा, साथ ही मित्र के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बने रहेंगे, उसके परिवार की बदनामी भी नहीं होगी। इस विकल्प की सीमा यह है कि तात्कालिक तौर पर परिवार की अभिवृत्ति बदलना आसान नहीं है, किंतु
परिवार को यह समझाया जा सकता है कि बेटी को बेहतर शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बाल विवाह, दहेज लेना व देना दोनों क्या है? दंडनीय अपराध है। साथ ही इससे महिला व बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? इस प्रकार अनुनय यानी परसुएशन, कानून का भय और जागरूकता यानी अवेयरनेस के प्रसार आदि के माध्यम से सामाजिक व पारिवारिक अभिवृत्ति में बदलाव लाकर बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब ओवरऑल मुद्दा यही था कि आपको नैतिक तरीके से चलना है। ठीक है ना? क्लियर? इसमें 3 नैतिकता थी। कौन? एक अनुनय करना, ठीक है ना, अनुनय विनय, परसुएशन। दूसरा हमारा क्या? कानून का भय थोड़ा सा दिखाना था, कानून के पास ही नहीं चले जाना थोड़ा सा, ठीक। और कैसे भय? और फिर जागरूकता बढ़ानी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना, तमाम कन्या सुमंगला योजना चल रहा है, दुनिया भर की सरकारी योजनाएं चल रही हैं। उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए बेटी को सशक्त बनाइए, ठीक है ना, उसे पढ़ाइए, योग्य बनाइए, ठीक। ये सब सारी चीजें। आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा अनुराग कृषि में परास्नातक करने के पश्चात गांव जाकर आधुनिक कृषि कार्यों में क्या हो जाता है? संलग्न हो जाता है, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, साथ ही वह गांव के व्यक्तियों को भी आधुनिक कृषि कार्यों के लिए प्रेरित करके इसे लाभ का व्यवसाय बनाना चाहता है, ठीक है ना। क्लियर? जानवी जो अनुराग की प्रिय मित्र है, उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। कॉलेज में छुट्टियां प्रारंभ होने के पश्चात अनुराग अपने घर वापस चला गया। जानवी भी उसके साथ घूमने के उद्देश्य से उसके साथ गांव में आ जाती है, किंतु गांव पहुंचने के पश्चात जानवी यह देखती है कि अनुराग के गांव में कोई भी शौचालय नहीं है। महिलाएं शौचालय के लिए घर से बाहर जाती हैं, जिसके कारण उनमें असुरक्षा का भय भी क्या है? बना रहता है, ठीक है ना। अनुराग का गांव के विभिन्न प्रकार के रूढ़वादी विचारों से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त अनुराग के पिताजी अत्यधिक धार्मिक रूढ़वादी विचारों से ग्रसित हैं, ठीक है ना। क्लियर? जिसके कारण वह घर में शौचालय बनाने को घर के लिए क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं, ठीक। जबकि आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि घर में शौचालय न होने से महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के साथ गांव के बच्चे और अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अनुराग भी शौचालय के सामाजिक और आर्थिक लाभों को तथा इस दिशा में सरकारी प्रयासों से परिचित है, किंतु पिताजी का दबाव और एक गलत आदत की सहज सामाजिक स्वीकार्यता के कारण वह जानवी के साथ नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, जानी का साथ, ठीक। उपयुक्त प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? और जानवी आपके पास अनुराग तथा उसके परिवार वालों एवं गांव वालों की अभिवृत्ति में परिवर्तन की सलाह के लिए आती है। आप क्या सुझाव देंगे? ठीक है ना। क्लियर? पूरा मैटर आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें बात यही है, यहां भी क्या है सबसे बड़ी चीज? अभिवृत्ति परिवर्तन। अगर इस पूरे मैटर में हम लोग देखें तो इसमें क्या है? अभिवृत्ति परिवर्तन। रूढ़िवादिता जहां है उस जगह केवल एक ही चीज होगी, क्या? अभिवृत्ति परिवर्तन। दूसरा क्या? परसुएशन, अनुनय। हम अनुनय कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको मना सकते हैं कि देखिए ऐसा करना क्या है? गलत है, ठीक है ना, इससे ये असुरक्षा हो रही है, ये असुरक्षा हो रही है, ठीक है ना, भय का माहौल व्याप्त है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ओवरऑल समझाया ही जा सकता है, अनुनय किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है? और हमारा क्या?
अभिवृत्ति परिवर्तन, यहां साफ साफ लिख दिया है क्या, अभिवृत्ति परिवर्तन, ठीक है ना। तो इस मैटर में भी हम लोग क्या करेंगे, यही वो करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, और क्या है, रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए आगे दूसरा क्या है, यहां क्या है, शौचालय के प्रयोग के सामाजिक आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता का भी अभाव है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, खुले में शौच एक गलत आदत की स्वीकार्यता है, ठीक। तीसरा क्या, नकारात्मक अभिवृत्ति यानी पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, मतलब जो चला आ रहा है वही सही है, बाकी सही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चौथा क्या है, ठीक, पारिवारिक दबाव है गलत आदत को स्वीकारने के लिए, ठीक है ना, और सकारात्मक अभिवृत्ति चाहिए यहां, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए फिर आ गया वही चीज, क्या चाहिए, अनुनयन, अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए, मैटर में वही है, ठीक है ना। दूसरा क्या, महिलाओं की सुरक्षात्मक परिवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, भाई शौचालय का मेन उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं की असुरक्षा, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि बच्चों में, बूढ़ों में और लोगों में स्वास्थ्य हानियां, ठीक है ना, उस स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की बात की गई है, आप देखिए ना मैटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बारे में भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इस सब मुद्दे को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो ये क्यों, स्वच्छता की वजह से, ठीक, और स्वच्छता क्यों, स्वास्थ्य की वजह से ये शौचालय अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन चीजों को देखिए, स्वास्थ्य व्यय भी बढ़ता है और गरीबी भी बढ़ती है। इससे क्या होता है, खुले में शौच से पोलियो, विकलांगता, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य व्यय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस सब के प्रति भी जागरूकता फैलानी है। तो 3-4 हानियां हैं, ठीक है ना, उन हानियों को बताना है और फिर बताना है क्या क्या विकल्प आपके होंगे, और विकल्प में क्या होगा, एक तो अनुनयन, जो मेन ऐसे मुद्दों में क्या होता है, अनुनयन और सकारात्मक अभिवृत्ति ले आना, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, अगला मुद्दा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं औद्योगिक गतिविधियों के कुशल संचालन के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता और महत्ता होती है, ठीक है ना, क्लियर। आप भारत सरकार की किसी बड़ी तेल कंपनी के अधिकारी हैं, ठीक, और आपको भारत सरकार ने विदेश में तेल कंपनी की निविदा प्राप्त करने के लिए भेजा है। यह निविदा प्राप्त करना भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से न सिर्फ भारत की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अपितु आर्थिक विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देकर भारत की समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है ना। किंतु आपको उस देश में जाकर पता चलता है कि उस देश में बिना रिश्वत दिए कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, ठीक। और इसी कारण आपको यह निविदा, निविदा का मतलब टेंडर, ठीक है ना, क्लियर, प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना होगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उच्च मानवीय मूल्यों का अनुसरण करते हैं, मतलब आपने भ्रष्टाचार और रिश्वत को एकदम निम्न दर्जे पे रखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, ठीक। और किसी भी कार्य संचालन के लिए भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्ति को महत्व नहीं देते हैं, ठीक, भले ही इस प्रकार के मूल्यों में व्यक्तिगत नुकसान भी हो जाए, ठीक। जबकि अन्य देशों के अधिकारी भी निविदा प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने के उद्देश्य से आए हैं। और आपको पता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय का हस्ताक्षर करता देश है, ठीक है ना, क्लियर। इन परिस्थितियों में आप भारत सरकार को क्या सलाह देंगे और क्यों,
विशेषतः जब आप यह जानते हो कि यह योजना भारत के हितों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। पहले तो यहां भी क्या है, एक जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रखना है। रिश्वत देने के खिलाफ लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, अवेयर करना है। और तीसरा क्या करना है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, जो अभी समय है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार अभिशमन, ठीक, उसका हम लोग क्या है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है ना। उसमें कुछ देश हैं जो हस्ताक्षर करता है, जो इसका अनुपालन करते हैं। ठीक, उस नियम के विरुद्ध जा करके अगर कोई ऐसा कर रहा है, ठीक, उससे भी क्या करना है, आगाह करना है। ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है मेनली दिया हुआ है। मेरे अनुसार उपयुक्त प्रकरण में व्यक्तिगत ईमानदारी तथा नैतिकता बनाम राष्ट्रीय हित के लिए रिश्वत अदायगी और राष्ट्रीय हित बनाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता जैसी नैतिक दुविधाएं विद्यमान है। यहां नैतिक दुविधा है, दो कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्यक्तिगत ईमानदारी आपकी। ठीक है ना। एक तो आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी है, आप ऐसे व्यक्ति हो कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, घूस, ये सब आपके विचारों में निम्न दर्जे के कार्य हैं। ठीक है ना। ऐसा करना आपके उसूलों के क्या है, खिलाफ है। ठीक। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय हित के लिए रिश्वत अदायगी। ठीक है ना। वहां ऐसे देश इकट्ठे हुए हैं जो घूस लेकर के इकट्ठे हुए हैं, रिश्वत लेकर इकट्ठे हुए हैं, और टेंडर पाना ही है उद्देश्य। इस उद्देश्य से रिश्वत देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर भाई कोई रिश्वत, आज दुनिया ऐसी हो गई है कि करप्शन हर जगह है। ठीक है ना। अब अगर आप नहीं घूस देते हो, उतना रिश्वत नहीं देते हो, तो वो टेंडर, निविदा आपके हाथ से क्या होगा, चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। और दूसरे देश में अगर चला गया तो उसके हित अधिक सुरक्षित रहेंगे बजाय आपके राष्ट्रीय हित के। ठीक है ना। क्लियर, मुद्दा ओवरऑल यही है। अब यहां क्या है, कुछ विद्वान जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हितों को अस्थायी और सर्वोपरि मानते हुए इनको विशेष महत्व देते हैं, यानी रिश्वत प्रथा को। ठीक है ना। क्लियर। क्योंकि राष्ट्रीय हितों के संरक्षण से ही किसी देश की सरकार की राष्ट्रीय छवि बनती है। ठीक। तथा उस देश के नागरिकों का क्या होगा, कल्याण होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें टेंडर मिल गया, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, उस टेंडर से मजबूत हो रही है। ठीक। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो हमारे नागरिकों का कल्याण भी होगा। ठीक है ना। क्लियर। हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप घूस देना नहीं चाह रहे हो। ठीक। भाई सबसे पहले तो राष्ट्र हित माना जाता है, लेकिन आप व्यक्तिगत हित मानोगे, नहीं हम तो देते नहीं हैं। ठीक। हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो एक जगह राष्ट्र हित, एक जगह व्यक्तिगत हित, दोनों में नैतिक दुविधा है, डायलमा है, और यहां द्वंद्व है। किंतु उपरोक्त दृष्टिकोण से कुछ विसंगतियों का व्यक्त करता है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों को महत्व देने की प्रक्रिया में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता, न्याय, निष्पक्षता, सतत विकास और समता जैसे मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, तो विश्व में साम्राज्यवाद, सोशलिज्म, ठीक है ना, उपनिवेशवाद और संरक्षणवाद जैसी स्वार्थपूर्ण प्रक्रियाएं विस्तार पाती हैं। साम्राज्यवाद का मतलब क्या, ऐसे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। दूसरा क्या, औपनिवेशवाद, मतलब आप किसी के अंडर, ठीक है ना, कार्य कर रहे हैं, ये वाला व्यक्तिगत। और दूसरा क्या कि संरक्षणवाद, मतलब रिश्वत देने वालों का संरक्षण हो रहा है, गलत लोगों का संरक्षण दिया जा रहा है, वो वाद, स्वार्थपूर्ण प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, विस्तार पा रही हैं। ठीक। परिणाम मानव और मानवता के लिए दोनों ही हानिकारक है। ठीक।
आगे आते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है, उपरोक्त परिस्थितियों में मैं भारत सरकार से रिश्वतखोरी की पृष्ठभूमि में संचालित इस निविदा प्रक्रिया को तात्कालिक संदर्भ में रोककर निविदा प्रक्रिया की सत्यता को अपने स्तर पर गहन जांच का अनुरोध करूंगा। ठीक। साथ ही निविदा प्रक्रिया यानी टेंडर प्रोसेस से जुड़ी विसंगतियों की जानकारी इस प्रक्रिया को देखने वाले गृह देश के उच्च अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकरणों जैसे न्यायपालिका आदि को देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करूंगा। भारत सरकार एक वो करे उन देशों की न्यायपालिका से कि देखिए ऐसा है कि इस टेंडर में क्या चल रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है, ठीक है ना, और ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ठीक, क्लियर। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को यह मांग रखने का सुझाव दूंगा कि देश इस प्रक्रिया से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सलाह के पीछे निम्न कारण है। पहला, रिश्वतखोरी वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्षणिक रूप से राष्ट्रीय हित को भले ही पोषित कर देंगे, किंतु दीर्घ काल में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि ये देश की छवि भी खराब कर रहा है, प्लस दीर्घकालिक अगर हम उसको उपयोग देख लें तो हमारे आधारभूत सिद्धांत को ये क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। ठीक। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार पर आधारित लेन देन किसी देश की आर्थिक, सामरिक या किसी अन्य प्रकार की समृद्धि को सतत रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना, क्लियर। अगर ये संस्कृति पनप जा रही है कि हर कार्य हम किससे कराएं, रिश्वत लेके ही कराएं, तो जाहिर सी बात है कि हम ना आर्थिक रूप से बढ़ सकते हैं ना स्ट्रेटेजिक रूप से बढ़ सकते हैं। मतलब हमें अगर कोई सामरिक दृष्टि से कोई समझौता करना है, जैसे राफेल विमान का हमें वो करना है, तो अगर रिश्वत ले दे करके हम करेंगे तो क्या सामरिक दृष्टि से वो उचित होगा? क्या जो माल हमको मिल रहा है या जो भी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं वो सामरिक दृष्टि से अच्छी हैं? कभी भी हम उसकी स्वीकारोक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। और किसी अन्य प्रकार की समृद्धि को सतत रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे आइए, चुनौतियों की वर्तमान वैश्विक प्रकृति जैसे जलवायु परिवर्तन, क्या हो गया, हाँ, जलवायु परिवर्तन, ठीक, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, साइबर खतरा का सामना सीमित राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकेगा। ठीक, क्लियर। आगे आइए, इस प्रकार मैं भारत सरकार को उस देश के कानून में पूर्ण विश्वास करने का सुझाव दूंगा। ठीक है ना, जहां यह निविदा प्रक्रिया संपन्न हो रही है। साथ ही भारत सरकार को यह सलाह दूंगा कि टेंडर प्रोसेस को संपन्न कराने वाले देश को यह प्रक्रिया सुचितापूर्ण ढंग से, ठीक है ना, क्लियर, संचालित करने के लिए प्रेरित करें। इससे व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का पालन होगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हित क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ओवरऑल ये आपको इसमें कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ व्यक्तिगत हित भी हमारा बना रहे और राष्ट्रीय हित भी क्या रहे, बना रहे। मतलब हम भ्रष्टाचार से लिप्त भी ना हो और देश को भी ऐसे कार्य करने से बचा लें। ठीक है ना, और हमारे सामाजिक, आर्थिक, ठीक है ना, और सामरिक हर दृष्टि से हमारा देश क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है ना, तो ऐसी धारणा के साथ हमको चलना है ओवरऑल। अभी इसमें एक दो और केस स्टडीज हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा